हम बीपीएससी टीआरई थर्ड के लिए जो साइंस से बनने वाले क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। साइंस का पहले हम फिजिक्स का देखते हैं, भौतिक विज्ञान का, फिर रसायन विज्ञान का, फिर जीव विज्ञान का देखते हैं। इसमें देखिए मूल राशियां जो हैं कुल 7 हैं। इनके एसआई मात्रक जो हैं, जैसे देखते हैं लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान के किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है, विद्युत धारा का एम्पियर है, ताप का केल्विन है, पदार्थ की मात्रा का मोल है, ज्योतिष तीव्रता का कैंडला है। फिर आगे देखते हैं अन्य राशियां एवं मात्रक जो हैं, क्षेत्रफल का है मीटर स्क्वायर, आयतन का है मीटर क्यूब होता है, घनत्व का जो है किग्रा प्रति मीटर क्यूब है, वेग का मीटर प्रति सेकंड है, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, वेग का है मीटर प्रति सेकंड है और त्वरण का है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, बल का मात्रक न्यूटन है या फिर किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, कार्य का है जूल है या न्यूटन मीटर है कार्य का, ऊर्जा का जूल है या न्यूटन मीटर है, शक्ति का है वाट या जूल प्रति सेकंड है, वाट भी है या जूल प्रति सेकंड भी है, समतल कोण का रेडियन है, घन कोण का स्टेरेडियन है, आवेग का न्यूटन सेकंड है, विद्युत आवेश का कूलाम्ब है, विद्युत आवेश का कूलाम्ब है, विद्युत धारिता का देखते हैं तो फैराडे है, आवृत्ति का हर्ट्ज है, रोध का ओम है, प्रतिरोधकता का, ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा गया था बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में। ओम रोधकता का ओम मीटर है, अब प्रतिरोध का ओम है, दाब का पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, ऊष्मा का कैलोरी है, वोल्ट का विभवांतर है, तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम है, ध्वनि की प्रबलता का डेसिबल है, वायुमंडलीय दाब का बार है, जल प्रवाह की दर का क्यूसेक है, जल प्रवाह की दर का क्यूसेक है, ओजोन परत की मोटाई को डाप्सन में मापते हैं। प्रकाश वर्ष जो यह प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में तय की गई दूरी है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है या 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। फिर एक पारसेक बराबर 3 × 10⁻16 मीटर होता है। एक पारसेक इक्वल 3.262 प्रकाश वर्ष है। अब इसमें देखते हैं अदिश राशि एवं सदिश राशि है जो इम्पॉर्टेंट हैं। अदिश राशियों में इनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होता है। अदिश राशियाँ जो हैं दूरी है, आयतन है, द्रव्यमान है, घनत्व है, कार्य है, ऊर्जा है, समय है, ताप है, शक्ति है, आवेश है, चाल है, विभव है। टीआरई फर्स्ट एंड सेकंड में इनमें से अदिश राशि और सदिश राशि से एक एक क्वेश्चन बना था। टीआरई फर्स्ट में पूछा गया था चुंबकीय क्षेत्र का, मतलब ये अदिश राशियाँ थी या सदिश राशियाँ, तो ये सदिश राशियाँ होगा। इसका देखते हैं अब सदिश राशियाँ जो हैं विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, बल है, संवेग है, आवेग है, वैद्युत क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है। सदिश राशियों में पहचान के लिए इसमें वा या बा आता है सब में, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। अब आगे देखते हैं वैज्ञानिक उपकरण उनके अनुप्रयोग जो हैं। एनीमोमीटर से हम क्या मापते हैं? एनीमोमीटर से हम वायु का वेग मापते हैं। एमीटर से विद्युत धारा मापते हैं। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापते हैं। आइडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता, आइडियोमीटर से। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं। कैलोरीमीटर से ऊष्मा मापते हैं। सोनार से महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति का पता करते हैं। पायरोमीटर से उच्च ताप मापते हैं जो 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है। मैनोमीटर से गैसों का दाब मापते हैं। हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। ओडोमीटर से वाहन के पहिए के द्वारा तय की गई दूरी को मापते हैं ओडोमीटर से। लैक्टोमीटर से दूध का अपेक्षित घनत्व मापते हैं। ब्यूट्रियोमीटर से दुग्ध उत्पाद में वसा की मात्रा, ब्यूटीरोमीटर से दुग्ध उत्पाद में वसा की मात्रा को मापते हैं। हाइड्रोमीटर में द्रव या जल का घनत्व मापते हैं। पोटेंशियोमीटर में विभवांतर मापते हैं। ये भी क्वेश्चन टीआरई फर्स्ट में आया था।
स्टेथोस्कोप में हृदय की ध्वनि मापते हैं। स्फेग्नोमीटर में रक्तचाप मापते हैं। कार्डियोग्राफ में हृदय की गति मापते हैं। लक्समीटर में प्रकाश की तीव्रता मापते हैं। सिस्मोग्राफ में भूकंपी तरंग मापते हैं। सिस्मोग्राफ से फायदोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं। पॉलीग्राफ से झूठ का पता लगाने में इसका प्रयोग होता है। अब देखते हैं सोनार का, जैसे है सोनार का फुल फॉर्म जो है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है। प्रयोग होता है परासभ्य तरंगों में। प्रयोगकर्ता नौ संचालन में प्रयोग होता है। उपयोग महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। अब रडार का देखते हैं। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है, इसका फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। प्रयोग रेडियो तरंगों का, इसमें प्रयोग रेडियो तरंगों का होता है। सोनार में परासभ्य तरंगों का प्रयोग होता है। उपयोग दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा व गति का ज्ञान करने में रडार का प्रयोग होता है। अब भार एवं द्रव्यमान में अंतर देखते हैं। किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल भार कहलाता है। यह एक सदिश राशि है। किसी वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है। द्रव्यमान जो होता है किसी वस्तु या पदार्थ का परिमाण है। अदिश राशि है द्रव्यमान। सदैव ये क्या होता है, समान रहता है द्रव्यमान, लेकिन भार बदलता रहता है, द्रव्यमान हरदम समान रहता है। भार सदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है। दूरी एवं विस्थापन में अंतर देखते हैं। यह दो बिंदुओं के बीच के पथ की पूरी लंबाई है। यह दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई है। शॉर्टेस्ट दूरी जो होती है वो विस्थापन होती है। दूरी एक अदिश राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है, या एक सदिश राशि है विस्थापन। इसका मान शून्य नहीं हो सकता है। विस्थापन का मूल शून्य भी हो सकता है। चाल देखते हैं। चाल किसे कहते हैं, वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। यह एक अदिश राशि है। मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है इसका चाल का। वेग का होता है वस्तु में इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन है। वेग बराबर विस्थापन बटे समय है। ये एक सदिश राशि है। मात्रक है मीटर प्रति सेकंड है। त्वरण का देखते हैं। समय के साथ वस्तु की वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय होता है। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। न्यूटन के नियम देखते हैं। न्यूटन का गति का प्रथम जो नियम यह कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है अथवा एक समान गति से सीधी रेखा में गतिमान है तो अपनी अवस्था नहीं बदलेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अन्य नाम जो है न्यूटन के गति का प्रथम नियम का जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम जो है, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। बल बराबर F बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान m गुणित त्वरण a होता है। न्यूटन का तीसरा नियम देखते हैं। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में बराबर बल लगाती है। अन्य नाम है इसका क्रिया या प्रतिक्रिया का नियम होता है। अब देखते हैं संवेग के बारे में। संवेग P इक्वल द्रव्यमान गुणे इसका वेग होता है। P बराबर mv इसका फार्मूला होता है। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड होता है। संवेग सदिश राशि है। कार्य बराबर कार्य है बराबर W बराबर F गुणे बल की दिशा में विस्थापन होता है। W बराबर Fs। यह एक अदिश राशि है। मात्रक इसका जूल है। कार्य का शक्ति होती है किसी मशीन अथवा कार्यकर्ता के कार्य की दर होती। शक्ति P बराबर कार्य बटे समय होता है। कितने समय में कोई कार्य करता है ये उसकी शक्ति होती है। शक्ति बराबर कार्य बटे समय। P इक्वल W/T। P इक्वल W/T होता है। मात्रक इसका जूल
प्रति सेकंड या वाट होता है। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है जो व्यावसायिक किलोवाट घंटा होता है। 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुणे 10⁻6 जूल या 1 यूनिट होता है। 3.6 गुणे 10⁻6 जूल या 1 यूनिट होता है। हम अब ऊर्जा को देखते हैं। यह किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता होती है। ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल होता है। प्रकाश जो है यांत्रिक ऊर्जा है, प्रकाश यांत्रिक ऊर्जा है। इसके प्रकार जो हैं यांत्रिक ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा जो होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी जो होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। गतिज ऊर्जा का जो किनेटिक एनर्जी जो है यह किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न होती है। गतिक ऊर्जा इक्वल 1/2 mv² होता है। m जहाँ द्रव्यमान होता है, b चाल होती है उसकी। अब स्थित ऊर्जा के बारे में देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी होता है, यह किसी वस्तु में उसकी स्थिति एवं आकृति परिवर्तन के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। पी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल mgh होता है। m जो है द्रव्यमान है, g है गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है, h ऊंचाई होती है। उदाहरण जैसे है इसके देखते हैं। तनी हुई कमान या तनी हुई स्प्रिंग में संचित ऊर्जा जो होगी वह उसमें स्थित ऊर्जा होगी। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम देखते हैं। ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण हो सकता है। रूपांतरण के पहले तथा रूपांतरण के बाद कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है या नियत रहती है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अब ऊर्जा रूपांतरण के उदाहरण जैसे हैं डायनामो से हम यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। विद्युत जनित्र से यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। विद्युत जो मोटर है वो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिकी ऊर्जा में बदली जाती है। टरबाइन जो है यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। लाउड स्पीकर को हम विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में बदलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल से हम प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया है, दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का परिमाण दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का परिमाण दोनों पिंडों के द्रव्यमान m1 व m2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F(m1 × m2 / r²) या F = g m1 × m2 / r², जहाँ m पहले पिंड का द्रव्यमान है, m2 दूसरे पिंड का द्रव्यमान है, r दोनों पिंडों के बीच की दूरी है, g गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। g का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर या किग्रा स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर या किग्रा स्क्वायर होता है। इसको देख लेना एक बार सही से। न्यूटन मीटर स्क्वायर या किग्रा स्क्वायर होता है। पृथ्वी का जो पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब देखते हैं सरल लोलक का जो आवर्तकाल है उसका फार्मूला जो है T = 2π√L/g होता है। √L/g होता है, जहाँ L सरल लोलक की प्रभावी लंबाई है, g गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है। जहाँ L सरल लोलक की प्रारंभिक प्रभावी लंबाई है, g गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है। T = 2π√L/g होता है। अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल जो होता है, अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल जो होगा 84.6 मिनट 2 सेकंड के आवर्तकाल वाला मिनट होता है। 2 सेकंड के आवर्तकाल वाला लोलक सेकंड लोलक होता है। प्रत्यास्था जो होती है वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु पर लगा बाह्य बल हटाने पर वो वस्तु अपनी प्रारंभिक आकार एवं आकृति पाने का प्रयास करती है, उसको प्रत्यास्था कहते हैं। पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं उदाहरण जो होती है क्वार्टज है। बाह्य बल लगाने पर अपनी प्रारंभिक अवस्था को पूर्णता प्राप्त कर लेती है। पूर्ण प्रत्यास्थ जो वस्तुएं के उदाहरण है वो क्वार्टज है। अब देखते हैं
पूर्ण पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं, उदाहरण जो है मोम है, बाह्य बल हटाने पर अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटती है। पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं जो हैं, मोम है, अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटती हैं बाह्य बल हटाने पर। पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं? द्रव का वह गुण जिसके कारण इसका पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है। उदाहरण है वर्षा की बूंद का गोला होना। मात्रक होता है इसका न्यूटन प्रति मीटर होता है, मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। ससंजक बल किसे कहते हैं? एक ही पदार्थों के अणुओं के बीच का आकर्षण बल ससंजक बल कहलाता है। भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच का आकर्षण बल असंजक बल कहलाता है। केशिकत्व किसे कहते हैं? केश नली में किसी द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना जो केशिकत्व कहलाती है। उदाहरण है पौधों में जल का चढ़ना, फाउंटेन पेन में स्याही का चढ़ना, लालटेन में तेल का चढ़ना आदि है। केशिकत्व का कारण है उसका पृष्ठ तनाव। केशिकत्व का कारण जो होता है वो पृष्ठ तनाव होता है। अब देखते हैं सयांता। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करता है। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करता है। ताप बढ़ने पर गैसों की सयांता बढ़ती है तथा द्रव की सयांता क्या होती है? घटती है। ठोसों में सयांता नहीं होती है। गाढ़े द्रवों जैसे शहद, ग्लिसरीन आदि में सयांता अधिक होती है। दाब किसे कहते हैं? एकांक क्षेत्रफल लगने वाला बल जो है दाब कहलाता है। दाब की प्रेशर इक्वल बल अपान क्षेत्रफल होता है। इसका मात्रक न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल का स्क्वायर मीटर स्क्वायर होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसीलिए इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दाब पी इक्वल बल अपान क्षेत्रफल होता है, बल अपान क्षेत्रफल होता है। उत्प्लवन बल किसे कहते हैं? वस्तु को द्रव में डुबाने पर भार में कमी का आभास होता है उत्प्लवन बल से। द्रव में वस्तु के भार में आभासी कमी का कारण द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया बल उत्प्लवन बल कहलाता है। आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है। ताप किसे कहते हैं? यह किसी वस्तु की उष्णता अथवा शीतलता का अपेक्षिक माप है। मापन होता है तापमापी द्वारा। इसका ताप मापने के लिए सेल्सियस पैमाना, केल्विन पैमाना या फ़ारेनहाइट पैमाना का प्रयोग करते हैं। केल्विन एवं सेल्सियस पैमाने में संबंध जो होता है के इक्वल C+273 होता है। जब केल्विन को निकालते हैं तो केल्विन सेल्सियस पर +273 जोड़ते हैं तब वो केल्विन में निकलता है। केल्विन एवं सेल्सियस पैमाने में जो संबंध होता है के इक्वल C+273 होता है। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने में C/5 या -32/9 होता है। इसमें -40 डिग्री में दोनों का मान रखने पर सेम आता है, इसीलिए अब देखते हैं ऊर्जा का रूप। ऊष्मा जो है ऊर्जा का एक रूप है। स्थानांतरण ताप में अंतर के कारण होता है। ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊर्ध्वपातन यह किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन बिना द्रव अवस्था से गुजरे, उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उदाहरण है आयोडीन है इसका, कपूर है, शुष्क हिम या ठोस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखते हैं प्रकाश के बारे में। ऊर्जा का यह एक रूप है। विकिरण ऊर्जा पर इसमें रहती है। वस्तुओं का दृश्यमान बनाता है। सीधी रेखा में चलता है या गमन करता है। द्वैत प्रकृति तरंग एवं कण है इसके। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश में की चाल निर्वात में। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल जो होगी वो μ होता है, जहाँ U जो है माध्यम में प्रकाश की चाल है, जहाँ U माध्यम में प्रकाश की चाल है, C निर्वात में प्रकाश की चाल है, म्यू माध्यम का जो है अपवर्तनांक होता है। U = C/μ होता है। U
माध्यम में प्रकाश की चाल होती है, सी निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, यू माध्यम का अपवर्तनांक होता है। अब प्रकाश का परावर्तन देखते हैं। प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसी प्रकाश की किरण का किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के जो नियम हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण जो होता है, ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण जो आपतित किरण होगी वो आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होगी। ये परावर्तन के नियम होता है। ये होती है आपतित किरण जो आने वाली होती है किसी परावर्तक तल पर टकरा के जो परावर्तित होते हैं उसको परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण पर आपतन कोण बनेगा आई, परावर्तन कोण आर होता है। ये बीच में अभिलंब होता है, यही परावर्तन के नियम होते हैं। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? यह सघन माध्यम से आपतन कोण का वह मान है, यह सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। क्रांतिक कोण, यह सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान है जिसके लिए विरल माध्यम में आपतन कोण का मान 90 डिग्री होता है। इसको क्रांतिक कोण कहते हैं। अब देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है, क्या है ये? प्रकाश की किरण का सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर होता है। प्रकाश की किरण का सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से हरदम क्या होता है? अधिक होने पर। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होने पर अपवर्तित किरण सघन माध्यम में ही वापस लौट आती है। अपवर्तित जो किरण होती है वो सघन माध्यम में ही वापस लौट आती हैं। ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण जो है मृगतृष्णा, इम्पॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल। मृगतृष्णा या मृग मरीचिका की घटना होती है। कटे हुए सींची का जगमगाना होता है। ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश तंतु में संचारण होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की उदाहरण है इंडोस्कोप का कार्य होता है। अब हम देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने पथ से विचलित होने की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। जैसे इसमें देखते हैं आपतित किरण है, ये एक अभिलंब है। आपतित किरण आई जो होगी अपवर्तित जब होगी एक विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाएंगी तो ये अभिलंब की ओर झुकी है, इसीलिए साइन जो आई होगा वो हरदम बड़ा होगा साइन आर से। लेकिन अब देखते हैं जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वे फिर अभिलंब से दूर हट जाती है। ये देखिए अपवर्तित किरण जो होगी जब वो परावर्तित होगी तो अभिलंब से दूर हट जाती है सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रवेश करती है। इसमें आई से बड़ा होगा आर। अपवर्तन के जो उदाहरण है जल में डूबी क्षण का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, जल में डूबी क्षण का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, तारों का टिमटिमाना है अपवर्तन के उदाहरण है। जल में पड़े सिक्के का अपने वास्तविक जगह से ऊपर दिखाई देना, ये अपवर्तन के नियम हैं। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का तरंग दैर्घ्य तथा वेग बदल जाता है। इम्पॉर्टेंट है ये, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य और वेग बदल जाता है लेकिन प्रकाश की आवृत्ति कभी नहीं बदलती है। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का तरंग दैर्घ्य तथा वेग बदलता है लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। अब हम देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है
वायुमंडल के कणों द्वारा प्रकाश किरणों का बिखराव ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। इसके उदाहरण जो हैं वातावरण में प्रकाश का बिखराव, आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना उदाहरण है। छोटी तरंगदैर्घ्य में प्रकाश का प्रकीर्णन जो होगा, छोटी तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होगा। प्रकीर्णन बैंगनी रंग के प्रकाश का सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का सबसे कम होता है। प्रकीर्णन बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन जो होगा सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का सबसे कम होता है। अब हम देखते हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण जो विक्षेपण है इससे क्वेश्चन बनते हैं। श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण कहलाती है। किसी प्रिज्म में जब श्वेत प्रकाश को डाला जाता है तो विभिन्न 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण द्वारा प्राप्त रंगीले प्रकाश किरणों का क्रम जो है आधार से ऊपर की ओर है VIV GYOR वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड होता है। सबसे ज़्यादा जो विचलित होती है वो वायलेट है, सबसे कम रेड होती है। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य जो होता है, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है, सबसे कम बैंगनी रंग का होता है। लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इम्पॉर्टेंट है ये। दाढ़ी बनाने के शीशे के रूप में अवतल दर्पण का डॉक्टर द्वारा आँख, कान, नाक व गले का निरीक्षण करने में किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग है। टॉर्च एवं वाहनों के हेडलाइट में, टॉर्च या वाहनों के हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। उत्तल दर्पण का वाहनों के पार्श्व दर्पण में, साइड मिरर में के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का और साइड मिरर में वाहनों के उत्तल दर्पण में। लेंस के प्रकार हैं। उत्तल दर्पण जो होता है अभिसारी होता है, अभिसारी लेंस है। उत्तल दर्पण को हम अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल दर्पण को अपसारी लेंस कहते हैं। लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर में मापते हैं। P = 1/f होता है। लेंस की पावर 1/f होता है। P लेंस की क्षमता है। P लेंस की फोकस दूरी मीटर में होती है। उत्तल लेंस की क्षमता जो होगी धनात्मक होगी, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होगी। लेंस की शक्ति का मापन डायोप्टर में होता है। धूप के चश्मे की शक्ति जो होती है 0 डायोप्टर होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। मनुष्य की आँख में प्रतिबिंब जो बनता है रेटिना में बनता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो 25 सेंटीमीटर होती है। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। दूरदृष्टि दोष में निवारण होता है इसका उत्तल लेंस के द्वारा। निकट दृष्टि दोष जो होता है मायोपिया कहते हैं। निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इसका निवारण अवतल लेंस का प्रयोग करके हम करते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं? माध्यम के कणों का कंपन तरंग के संचारण की दिशा के समानांतर होता है। माध्यम के कणों का कंपन तरंग के संचारण की दिशा के समानांतर होता है। उदाहरण होती है अनुदैर्ध्य तरंगे की। ध्वनि तरंग होती है, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग होती है। ध्वनि तरंग है, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग आदि है। अनुप्रस्थ तरंग है, माध्यम के कणों का कंपन तरंग के संचारण की दिशा के लंबवत होता है। माध्यम के कणों का कंपन तरंग के संचारण की दिशा के लंबवत होता है। इसमें समानांतर होता है अनुदैर्ध्य तरंगों में, लेकिन अनुप्रस्थ में संचारण की दिशा के लंबवत होता है। उदाहरण है रस्सी में उत्पन्न तरंग जो है ये अनुप्रस्थ तरंग है। पानी में उत्पन्न तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग है। तरंग की चाल जो होती है B = n लैम्डा या इक्वल λ/t होता है, जहाँ n जो है प्रकाश की तरंग की आवृत्ति होती है, t तरंग का आवर्तकाल होता है।
तरंग का आवर्तकाल होता है। अब हम देखते हैं ध्वनि के बारे में। ध्वनि जो है एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि आर्द्रता बढ़ने पर गति बढ़ती है। आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की गति जो है बढ़ती है। मात्रक होता है इसका डेसिबल होता है। ठोसों में इसकी गति अधिकतम होती है। संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। सामान्य वायु में चाल 330 मीटर प्रति सेकंड होती है। सामान्य वायु में चाल 330 मीटर प्रति सेकंड होती है। अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति जो होती है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति परिसर जो होती है, अवश्रव्य तरंगे आवृत्ति 20 हर्ट्ज से जो कम होती है उसको अवश्रव्य कहते हैं। श्रव्य 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, श्रव्य तरंगे कहते हैं। पराश्रव्य तरंगे 20,000 हर्ट्ज से अधिक की होती हैं। इसकी आवृत्ति पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न की जाती है चमगादड़ या डॉल्फिन आदि द्वारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं? किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम्ब प्रति सेकंड होता है। 1 कूलाम्ब प्रति सेकंड होता है। विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटे प्रवाहित आवेश, किया गया कार्य बटे प्रवाहित आवेश B = W/Q होता है। किया गया कार्य W आवेश कुल Q से हम करते हैं तो B = W/Q होता है। प्रतिरोध रेजिस्टेंस = B/I होता है, जहाँ B विभवांतर है, I विद्युत धारा है। प्रतिरोध R = B/I होता है, जहाँ B जो होता है विभवांतर होता है, I विद्युत धारा होती है। विद्युत शक्ति P = विद्युत धारा B × विभवांतर I। इसमें संबंध है विद्युत शक्ति P = विद्युत धारा B × विभवांतर I। यूनिटों की संख्या = वोल्ट × एम्पियर × घंटा बटे 1000, वोल्ट × एम्पियर × घंटे बटे 1000, वोल्ट × एम्पियर × घंटा बटे 1000 या वाट × घंटा बटा 1000 होता है। यूनिट की संख्या निकालनी हो तो ये फार्मूला है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर निम्न विभव की प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभव की प्रत्यावर्ती धारा में बदलना। निम्न विभव की प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभव की प्रत्यावर्ती धारा में बदलना उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। अपचाई ट्रांसफार्मर उच्च विभव की प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभव की प्रत्यावर्ती धारा में बदलना अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। अब हम देखते हैं